हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जो कि है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्राम्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रेडर्स के बारे में, जो व्यापारी थे, जो सामानों का व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाते थे। किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के रूलर्स जो राजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और पिलग्रिम्स मतलब जो ट्रैवलर्स, जो टूरिस्ट, जो कि जगह जगह पे आते थे तीर्थ यात्रा के लिए। ठीक है, मंदिर, अच्छे अच्छे जो टेम्पल्स, मंदिर, जो तीर्थ स्थान होते हैं ना, उनको विज़िट करने आते थे, उन्हें हम पिलग्रिम्स बोलते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी दी है, जागनी एट द मार्केट। ये एक लड़की है जागनी, ये मार्केट में गई है तो उसकी स्टोरी आपको दी है। ठीक है, Jagini looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs and clockwork toys, all of which came from the city. अब इसमें बताया है जागनी क्या है, अपने गांव में गई है, वहाँ पे एक मेला लगा हुआ है। गांव में मेला लगता है ना, मेलों में कई तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जागनी गांव पे, अपने गांव में उसके मेला लगा है, वो वहाँ पे मेला देखने गई है। तो वहाँ जब वो जाती है तो वहाँ मेले में जो जो पॉट्स हैं, ठीक है, मिट्टी के पॉट्स हो गई, पैन्स होते हैं जो शाइनी स्टील के बने होते हैं, और ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स, अलग अलग तरह की चीज़ें जो वहाँ मेले में मिलती हैं। जैसे कि कुछ क्लोथ्स हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लोरल डिज़ाइंस बने हुए। जागनी को ये सारी चीज़ें देखना और छूना बहुत पसंद है, तो वो इन सारी चीज़ों को देखती है, छूती है। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये शहरों से यहाँ पे आई हैं, क्योंकि आपके गांव में भी या कहीं जो गांव में मेला लगता है तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती है। ठीक है, तो द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स कम इन बसेज एंड ट्रक्स एंड वैंड बैक एट द एंड ऑफ द डे। तो वो लोग ना जो वहाँ पे मेला लगाते हैं, जो अपने स्टॉल्स या फिर जो अपनी दुकानें, वहाँ पे सामान की दुकानें लगाते हैं, वो बसेस या फिर ट्रक से आते हैं शहरों से, और फिर जब मेला ख़त्म हो जाता है तो दिन में वापस चले जाते हैं। सो वाई वर दे ऑलवेज ऑन मूव। तो जागनी बोलती कि हमेशा मूव में ही क्यों रहते हैं, मतलब एक जगह क्यों नहीं रहते, हमेशा इधर से उधर क्यों जाते रहते हैं। तो उसकी मम्मी बताती है कि दैट दे वर ट्रेडर्स, ये व्यापारी हैं। ठीक है, ये लोग व्यापारी हैं। पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। ये लोग वो होते हैं जो कि मतलब जहाँ पे अगर कोई जगह चीज़ बन रही है तो वहाँ से वो चीज़ लेके आते हैं और दूसरी जगह पे क्या है, उन चीज़ों को सेल करते हैं, बेचते हैं। तो इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अब इसमें हमें बताया गया है कि हम लोगों को जो ट्रेड थे, जो व्यापारी थे और जो वो व्यापार करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चला, ये सारी चीज़ें बताइए। सो यू रेड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 9। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, एक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एक पॉट था जो कि मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता था। ठीक है, उसको बहुत गर्म किया जाता था, तो उसके चारों ओर गर्म होता तो ब्लैक तरीके से ब्लैक हो जाता था, फिर चारों ओर फिर उसको एक बहुत ही शाइनी चीज़ से उसे पॉलिश कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताया है कि हमने इसके बारे में पढ़ा था ना, ये फाइन पोइट्री या फिर स्पेशली बाउल्स, प्लेट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आर्कियोलॉजिकल जो पुरानी चीज़ों के बारे में लाइक खोदते हैं ज़मीन को, वहाँ से पता करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को कुछ साइट्स पे, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट पे, उनको ये सारी चीज़ें मिली थी, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या फिर बाउल्स हो गए, प्लेट्स हो गए। ठीक है, तो हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस। तो आपको क्या लगता है ये उस जगह पे कैसे पहुंची होंगी। तो बनी होंगी एक जगह पे, तो एक जगह बनी तो वहाँ से दूसरी जगह कैसे पहुंची होंगी। तो ट्रेडर्स की हेल्प से तो पहुंची होंगी ना। जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो उनको बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे लाए होंगे। ठीक है, तो यही बोला है, ट्रेडर्स में हैव कैरीड दैम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल दैम एट अदर प्लेसेस। तो जो व्यापारी थे वो उनको लेके आते थे, जहाँ पे वो चीज़ें बनती थी वहाँ से उनको लेके आते थे, और दूसरी जगह पे क्या है, वहाँ पे उनको बेचते थे। इसलिए हमें ये जो मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये एक जगह नहीं बल्कि डिफरेंट जगह पे हमें पाई जाती हैं, क्योंकि हर जगह पे बेचते थे ना ये व्यापारी लोग उस चीज़ को। ठीक है, फिर देखिए, साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड स्पेसीज, स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन।
जो साउथ इंडिया था ना वो बहुत फेमस था लाइक गोल्ड के लिए या फिर मसालों के लिए, स्पेशली पेपर के लिए, ठीक है, और प्रीशियस बहुत ही कीमती पत्थरों के लिए। जो साउथ वाला पार्ट है हमारे इंडिया का यहाँ है जो, ठीक है, वो बहुत ही फेमस था इन सब चीज़ों के लिए। और जो पेपर है काली मिर्च, ठीक है, वो पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। और जो पेपर है, ठीक है, उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी कहाँ पे, रोमन एम्पायर में। इतनी ज़्यादा वैल्यू थी कि जो मतलब रोमन एम्पायर के लोग थे वो इसको पेपर को क्या बोलते थे, एज अ ब्लैक गोल्ड बोलते थे। मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू थी पेपर की रोमन एम्पायर में। So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in the caravans. तो जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते थे ना, अब जैसे पेपर जो है साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो साउथ इंडिया से जो ट्रेडर्स हैं वो इस पेपर को कहाँ, रोम ले जाते थे। किसकी हेल्प से, लाइक या तो वो शिप से जाते थे, मतलब सी के रास्ते जाते थे, या फिर जो है ज़मीन से झुंड बनाते हुए जाते थे, और जो रोम में है वहाँ पे ये सारी चीज़ें वो पहुँचाते थे। तो देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। अब देखिए, अब वो यहाँ से पेपर ले जा रहे हैं, ट्रेडर्स जो हैं साउथ इंडिया से रोम के लिए क्या है, पेपर ले जा रहे हैं। तो रोम लोग जो है पेपर के बदले कुछ ना कुछ तो देते ही होंगे। तो वो लोग क्या है, रोमन लोग जो है वो रोमन कॉइन्स देते थे, सिक्के देते थे इस पेपर के बदले। तो बहुत ज़्यादा सिक्के जो है साउथ इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा रोमन कॉइन्स जो है मिले हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा व्यापार होता होगा रोमन और साउथ इंडिया के बीच, जो ये पेपर का था उसका, ठीक है। अब देखिए, ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट। कुछ ट्रेडर्स थे जो सी रूट से जाते थे, पानी की मतलब शिप में जाते थे। कुछ लोग थे जो है ज़मीन वाला जो रास्ता था, लैंड एरिया, वहाँ से जाते थे। देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून। और लाइक और भी रास्ते थे, जैसे कि अरेबियन सी था या फिर बे ऑफ बंगाल था, जहाँ के जो सेलर्स लोग थे, जो सेलर्स ने बोलते जो नाव चलाते हैं, वो मानसून का एडवांटेज लेते थे। क्योंकि मानसून में होती है ना जो विंड होती है, वो एक जगह से क्या है दूसरी जगह को जाती है। अब हवा बहुत तेज़ चलेगी, तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है तो वो उसको नाव को भी बहुत हेल्प करेगी ना उस डायरेक्शन में जल्दी से चलने में। तो सेलर्स जो है इस मानसून का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बताया है कि इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, अगर मान लीजिए ईस्ट अफ्रीका या फिर अरेबिया से जो सेलर है वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, ये मान लीजिए ये ईस्ट अफ्रीका है, यहाँ से कहाँ जाना चाह रहे हैं, वेस्टर्न कोस्ट में जो है सेलर हमारे जाना चाह रहे हैं। तो वो मतलब कब वो सेल करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कब वो नाव चलाना स्टार्ट करेंगे, जब क्या होगी, साउथ वेस्ट मानसून आएगी, मतलब साउथ से मानसून के वेस्ट की तरफ को जो है वो हवाएं चल रही होंगी, तब वो चलना जो है स्टार्ट करेंगे। तो क्या वो जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, जर्नी मतलब उनकी थोड़ी कम हो जाएगी, वो जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मानसून का बहुत एडवांटेज जो है सेलर्स लोग वो उठाते थे। न्यू किंगडम अलॉन्ग द कोस्ट। अब जो कोस्ट होती है ना, कोस्टल एरियाज़, जो नदी के किनारे वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे नए नए किंगडम्स थे जो, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज़ मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। जो हमारी सदर्न हाफ में जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, ठीक है, वहाँ पे क्या है, लंबी कोस्ट लाइन है, सी के किनारे, लाइक वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंड एरिया है, हिल्स भी है, प्लेट्यूज़ भी हैं, रिवर वैलीज़ भी बहुत ज़्यादा हमारे सदर्न पार्ट में जो है, ठीक है, वहाँ पे है। और जितनी भी रिवर वैलीज़ है ना, उसमें से क्या है, द कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल। जो कावेरी रिवर वैली है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। इसीलिए क्या है, चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। अब देखिए, जो चीफ्स और किंग्स होते हैं जिनका कंट्रोल होता है रिवर वैली में या फिर कोस्ट में, वो बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि जो कोस्ट है, कोस्ट कहाँ पे होता है, समुद्र के किनारे वाला एरिया है, ठीक है, समुद्र के किनारे वाली लैंड जो है वो कोस्ट हो गई। और समुद्र से क्या है, बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। तो यहाँ पे जो किंग्स रहते हैं वो ट्रेडर्स को जब यहाँ समुद्र के रास्ते जाने देते हैं तो उनसे कुछ पैसे भी लेते हैं, तो इसकी वजह से वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। ऐसे किंग्स जो कोस्टल एरिया में जिनका बहुत ज़्यादा कब्ज़ा होता है या फिर रिवर वैली में होता है।
अब देखिए, संगम पोयम मेंशन द मूवेंदर। अब संगम पोयम में मूवेंदर के बारे में बताया गया। संगम पोयम पहले हमने पढ़ा था ना, तमिल में जो टेक्स्ट लिखे जाते थे संगम, वो एक असेंबली में डिसाइड करते थे ना कि क्या लिखना है ये वो, ठीक है। तो संगम पोयम में एक वर्ड है मूवेंदर। दिस इज़ अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स। मूवेंदर एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है 3 चीफ्स, 3 चीफ्स होंगे, ठीक है। यूज्ड फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज़। ये क्या है, 3 रूलिंग फैमिलीज़ जो है उनके लिए यूज़ किया गया था। जैसे चोलाज हो गए, चेरास और पांड्याज, ये 3 रूलिंग फैमिली है। तो ये 3 चीफ्स जो यूज़ किया गया है, इन 3 रूलिंग फैमिली के लिए यूज़ किया गया है, जो कि क्या है, साउथ इंडिया में आज से 2300 साल पहले साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन गए थे, क्योंकि क्या होगा, इनने कब्ज़ा कर लिया होगा कोस्टल एरियाज़ में या रिवर वैलीज़ में। तो देखिए, ईच ऑफ द 3 चीफ्स है 2 सेंटर्स ऑफ द पावर। हर 3 चीफ के पास ना, हर एक चीफ के पास क्या होता था, 2 सेंटर ऑफ पावर होते थे। एक तो जो लैंड, जैसे ये 3 चीफ हैं, ठीक है, ABC, ये 3 चीफ है, तो हर चीफ के पास क्या होगा, 2-2 मतलब सेंट्रल पावर होंगी, ठीक है। जैसे एक चीफ के पास एक इनलैंड होगा, एक कोस्ट वाला एरिया होगा, दूसरे के पास भी वही होगा, तीसरे के पास भी वही होगा, ठीक है। तो टोटल 6 सिटीज़ हो गई थी। मतलब एक चीफ के पास 2 सिटी हैं, तो 3 चीफ के पास कितनी हो गई, 6 सिटी हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी 6 सिटीज़। उनमें से जो 2 थी वो तो कुछ और ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। जैसे कि एक तो क्या थी, कावेरीपत्तनम थी, जो कि चोलास का पोर्ट थी, यहाँ से व्यापार होता था। और जो दूसरी थी मदुरई थी, जो कि पांड्यास की कैपिटल थी। अब जो ये चीफ्स थे ना, द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। जो ये चीफ्स हैं, ये ट्रेडर्स से या फिर वहाँ के लोगों से रेगुलर टैक्स, हमेशा जो एक होता है ना रेगुलर टैक्स, वो रेगुलर टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। ये उन लोगों से जो भी वहाँ से व्यापारी जा रहे हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, ये उनसे डिमांड करते थे, ये उनसे जो है मतलब कि हमें गिफ्ट दो। वो लोग टैक्स के बदले क्या है, उनको कभी कभार जो है गिफ्ट दे दिया करते थे। मतलब रेगुलरली टैक्स नहीं देते थे, कभी कभार जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एज अ गिफ्ट इन चीफ्स को दे दिया करते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज़। तो ये चीफ्स जो है वो मिलिट्री कैंपेन्स होता था जो ना, वहाँ भी जाते थे, और जो नियर बाई एरियाज़ होते थे जहाँ पे राज कर रहे हैं, उनके नियर बाई एरियाज़ जो होते थे, ठीक है, वहाँ से भी कुछ गिफ्ट जो है ये लोग कलेक्ट कर लेते थे। सो दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमॉन्ग देयर सपोर्टर्स, ठीक है। कुछ पैसा तो जो ये चीफ्स हैं वो अपने पास रखते थे, और कुछ पैसा क्या करते थे, ये अपने या तो सपोर्टर को दे देते थे, या तो अपने ही फैमिली के किसी मेंबर को दे देते, सोल्जर्स को या फिर पोएट्स को ये दे दिया करते थे, ठीक है। कुछ अपने पास रखते थे, कुछ अपने सपोर्टर्स को ये दे देते थे। So many poets whose composition are found in the Sangam collected composed poem in a praise of chiefs who often rewarded them with precious stone, gold, horses, elephants, chariots and fine cloth. तो बहुत सारे पोएट्स जिन्होंने क्या, अब बहुत सारे पोएट्स ऐसे थे जिन्होंने पोयम लिखी थी, जो हमें संगम में मिली है। संगम होता है जिसमें तमिल के हमें बहुत सारे वर्ड्स मिले थे। तो बहुत सारे ऐसे पोएम्स थे जिन्होंने पोयम बनाई थी, ठीक है, जो कि संगम में हमें मिली है। उस पोयम में वो लोग क्या करते थे, जो ये चीफ्स होते थे ना, इनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हुए पोयम लिखते थे, क्योंकि ये जो चीफ्स हैं ये इनको उसके बदले क्या देते थे, बहुत ही कीमती पत्थर या फिर सोना हो गया, हॉर्सेस घोड़े हो गए, एलिफेंट्स हो गए, रथ हो गए, फाइन क्लोथ्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ये पोएट्स को दिया करते थे। जब ये पोएट्स क्या है, उन चीफ्स की तारीफ़ करते हुए पोएम्स लिखा करते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, अराउंड 200 ईयर लेटर अ डायनेस्टी नोन एज द सतावंश बिकम पावरफुल इन द वेस्टर्न इंडिया। उसके 2 साल बाद क्या हुआ, जो डायनेस्टी मतलब क्या होता है कि एक डायनेस्टी है, मतलब उसमें क्या होगा, हेरिडेटरी पोजीशन होती है। राजा है तो राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके एक पोजीशन चलती रहती है। घर पे ही जो है ये पोजीशन होती है इनकी, कि इनकी ही आने वाली जनरेशन उस पोजीशन में बैठेगी। तो एक सतवंश डायनेस्टी बता रहे हैं, जो कि उस 200 साल बाद क्या हुआ था, बहुत ही पावरफुल हो गई थी वेस्टर्न इंडिया में। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे ना सतवंश डायनेस्टी के, वो कौन थे, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी
ठीक है। तो जो ये सतवंश जो वेस्टर्न इंडिया में डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। उसके क्या थे जो रूलर थे वो कौन थे? गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी, ठीक है, ठीक है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज मदर। तो हमें क्या है इनके बारे में इसीलिए पता चला क्योंकि जो इनकी मदर थी गौतमी बालाश्री, इन्होंने क्या अपने बेटे के बारे में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो थे वो बनाए हुए थे, ठीक है। इससे हमें उनके बारे में पता चला, जो कौन थे रूलर थे इसके सतवंश के, ठीक है, डायनेस्टी के। So he and other Satavahana rulers were known as lords of the दक्षिणापथा। तो मतलब ये हो गए, ठीक है, गौतमी पुत्र हो गए श्री शतकर्णी, और भी रूलर्स थे जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉर्ड ऑफ बोलते हैं, भगवान बोलते हैं दक्षिणी पथा का। इसका मतलब होता है लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ। मतलब जो ये रूट होता था ना, ये मतलब साउथ की तरफ जो रूट जाता था, ठीक है, ऊपर नॉर्थ है, यहाँ से साउथ की तरफ को जो रास्ता जा रहा है, ठीक है, ये वहाँ के रूलर इनको बोला जाता था। विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर दी, या फिर इसको एंटायर साउथ रीजन को भी हम ये नाम लेके बोलते हैं दक्षिणी पथा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं ना साउथ को दक्षिण, ठीक है। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट। जो ये हैं ये अपनी आर्मी, जो ये रूलर डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, ये लोग अपनी आर्मी भी भेजते थे ईस्ट, वेस्टर्न और साउथर्न कोस्ट में। अब देखिए द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। अब इसमें क्या है, हमें जो सिल्क रूट होता है, सिल्क रूट मतलब जिस रूट से क्या है सिल्क पहुंचाया जाता है, सिल्क जिस रूट से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस रास्ते की, रूट मतलब रास्ता, उस रास्ते के बारे में हमें बताया है। The rich glossy color of silk as well as its smooth texture made it a highly valuable fabric in most society। अब देखिए जो सिल्क होता है वो आप छुओ तो छूने भी कितना ज़्यादा वो मुलायम होता है, कलर उसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, ठीक है, और इतना अच्छा फैब्रिक उसमें यूज़ होता है। तो इसकी वजह से जो सिल्क है ना वो बहुत सी सोसाइटी में क्या है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। लेकिन जो सिल्क को बनाना है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, ठीक है, थोड़ा टफ था। तो देखिए रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? जो सिल्क वॉर्म होता है ना उसके कोकून से मिलता है। तो हम जो है रॉ सिल्क मतलब कच्चा सिल्क जो है सिल्क वॉर्म के कोकून से लोग निकालते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे, उसको निकाल के उसमें से थ्रेड्स निकालते थे, ठीक है, जो सिल्क वॉर्म कोकून में से सिल्क वॉर्म निकाला है उसमें से थ्रेड्स निकालेंगे और उस थ्रेड को फिर एक साथ वीव किया जाता था और उसका एक कपड़ा बनाया जाता था। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर एगो। तो अब देखिए जो टेक्निक ना सिल्क बनाने की टेक्निक थी वो सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुई थी? चाइना में। आज से 700 साल पहले चाइना में जो ये इन्वेंट हुई थी ये टेक्निक। लेकिन जो चाइना के लोग थे उन्होंने इसको 100 सालों तक जो है एज ए सीक्रेट ही रखा ताकि जो है और लोगों को सिल्क बनाने का मेथड ना पता चल सके। तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जो है ये सीक्रेट ही रहा। चाइना में सबसे पहले उनको जो है आज से 7000 साल पहले ये टेक्निक पता चल गई थी। Some people from China who went to distant lands on foot, horseback and on camels carried silk with them। अब कुछ लोग ऐसे थे जो चाइना से दूसरी कंट्रीज़ में आते थे, दूसरी जगह आते थे, कुछ लोग थे जो पैदल चल के आते थे, कुछ लोग घोड़ों में आते थे, कुछ लोग कैमल्स में आते थे, ऊँट में आते थे। तो क्या है वो अपने साथ सिल्क भी लेके आते थे चाइना से जिस भी कंट्री में जाते थे, क्योंकि जो सिल्क बनाने का मेथड था वो सिर्फ पहले चाइनीज़ लोगों को ही पता था ना। तो जो चाइनीज़ लोग हैं वो जब दूसरे कंट्रीज़ में जाते थे तो अपने साथ सिल्क लेके आते थे। तो इसी पात को जिस पात से क्या है वो सिल्क लेके आते थे अपने साथ उसे हम क्या बोलते थे? सिल्क रूट बोलते थे। Sometime Chinese rulers sent gift of silk to the rulers in Iran and West Asia and from there the knowledge of silk spread further west। कभी कभी जो चाइनीज़ रूलर थे ना वो एज अ गिफ्ट जो है सिल्क देते थे किसको? ईरान या फिर जो वेस्ट एशिया के रूलर थे ना उनको गिफ्ट के फॉर्म में जो है वो सिल्क दिया करते थे। और यहीं से फिर जो सिल्क की नॉलेज है कि सिल्क कैसे बनता है ये और ज़्यादा स्प्रेड हुई वेस्टर्न पार्ट में। तो लाइक आज से 200 साल पहले थे जो था wearing silk became the fashion amongst ruler and rich people in the Rome। तो आज से 200 साल पहले लाइक जो सिल्क था उसको पहनना जो
अमीर लोग थे या फिर जो रूलर थे उन लोगों के लिए एक फ़ैशन बन गया था रोम में, ठीक है। जो रोम के अमीर लोग, रूलर लोग थे, वो सिल्क के कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते थे। और जो ये सिल्क होता था ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा महंगा भी था। महंगा इसीलिए न था ना क्योंकि मतलब जो है वो चाइना से लेके आता था, मतलब चाइना से आता था सिल्क, ठीक है। और जब वो आता था तो रास्ते में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड्स थे, माउंटेन्स थे, डेजर्ट थे, ये सारी चीज़ें पार करके जो है सिल्क चाइना से दूसरी जगह जाया करता था। और जो लोग इस रास्ते में रहते थे ना, जहाँ से ये सिल्क जा रहा है, ठीक है, यहाँ इस रास्ते से सिल्क जा रहा है, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो रूलर्स यहाँ पे हैं, वो क्या करते थे, जो ये ट्रेडर्स यहाँ से सिल्क ले जाते थे ना, उन लोगों से क्या करते थे, पेमेंट मांगते थे कि बोलते थे कि तुम हमें पैसे दो तभी हम तुम्हें यहाँ से पास होने देंगे। तो वो ट्रेडर्स फिर इन लोगों को पैसे दिया करते थे। तो देखिए ट्रेडर्स सिल्क इतने दूर से ला रहे हैं, फिर इतने डेंजरस रोड, डेजर्ट, प्लेड्यूस, इन सब का सामना करके पहुँचा रहे हैं, इसीलिए जो सिल्क है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। आप मैप 6 पेज 84-85 में देखिएगा, वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा सिल्क रूट कहाँ कहाँ पे थी और उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे थी। तो सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द सिल्क रूट। तो कुछ किंग्स लोग जो थे उन्होंने ये सोचा कि जो सिल्क रूट है ना, जहाँ से सिल्क लाया जाता है, हम क्या है उस एरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं अपना, क्योंकि वहाँ पे बेनिफिट रहेगा उनको, वो जो भी ट्रेडर्स वहाँ से जाएंगे उनसे टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे। तो ये लोग इसलिए जो वो चाहते थे कि हम उस रूट पे कब्जा कर लें, ताकि क्या है उन लोगों को बेनिफिट मिले, वो टैक्स ले सके मतलब ट्रेडर से, ठीक है, उनसे गिफ्ट ले सके, ठीक है। अगर जब मतलब जो ट्रेडर्स उस रूट से जा रहे हैं उनसे टैक्स और या फिर गिफ्ट उनसे ले सके। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम फ्रॉम द अटैक बाय रॉबर्स। तो क्या थे, जो वहाँ पे के रूलर्स थे जिन्होंने सिल्क रूट में कब्ज़ा कर लिया था, वो ट्रेडर से पैसे तो लेते थे वहाँ पास होने के, या गिफ्ट तो लेते थे उस रूट से जाने के, लेकिन उसके बदले क्या है, वो रूलर्स उन ट्रेडर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते थे चोरी चकारी से बचने के लिए, ठीक है। मतलब उनको एक मतलब जो रॉबर्स लोग हैं, जो चोर लोग हैं, उनसे उनके अटैक से जो है उन ट्रेडर्स को बचाते भी थे, सेफ्टी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो जो बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानास। तो जो बेस्ट नोन रूलर जिन्होंने सिल्क रूट में कंट्रोल किया था, कुशानास जो थे उन्होंने किया था, जिसने क्या है सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लाइक आज से 200 साल पहले उन्होंने सिल्क रूट में कब्जा किया था। देयर वर दो मेजर सेंटर थे पावर के, एक तो पेशावर थी, एक क्या था मथुरा, ये 2 मेजर सेंटर थे। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। जो तक्षशिला है वो भी इनके किंगडम में क्या है इंक्लूडेड था। तो ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। तो इनके टाइम में क्या था ना, जो सिल्क रूट की ब्रांच थी, जो सिल्क की ब्रांच थी जहाँ से सिल्क जाता था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हुई, जैसे कि सेंट्रल एशिया से, सी पोर्ट से, जो इंडस नदी है जहाँ से वो बहती है, वहाँ से ये पूरा सिल्क रूट जो है वो फैल गया था। सो द कुशान्स वर अमॉन्ग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। इन्होंने ही जो है सबसे पहले कुशान लोगों ने ही क्या किया था, गोल्ड कॉइन इशू किए थे। और जो दीज वर यूज, जो ये कौन यूज़ करता था, जो ट्रेडर्स थे ना, जो सिल्क ले जाते थे, वो लोग ये यूज़ करते थे, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। अब हम इसके बाद बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गौतम बुद्धा जो था जो थे, ठीक है, उनके वो लोग कैसे मानते थे, कितना ज़्यादा स्प्रेड हुए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज कनिष्क। तो जो कुशाना रूलर थे ना, जो उनका सबसे फेमस रूलर था वो कनिष्क थे, ठीक है, जिन्होंने आज से 1900 साल पहले आज से उन्होंने क्या है रूल किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल। उन्होंने एक बुद्धिस्ट मीटिंग भी बैठाई थी, जहाँ पे क्या थे बहुत सारे स्कॉलर्स बैठे थे, और उन्होंने क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पे बात भी की।
तो अश्वघोषा अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, ठीक है, द बुद्ध चरित्र लिव इन कोस्ट। तो अश्वघोषा थे जो एक पोएट थे जिन्होंने क्या है गौतम बुद्ध की बायोग्राफी लिखी थी, द बुद्ध चरित्र। तो अश्वघोषा ने लिखी थी बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र क्या थी? गौतम बुद्ध की बायोग्राफी थी, ठीक है। ये यही इन कुशाना जो रूलर्स थे कनिष्क, इनके कोर्ट में रहते थे। तो अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत। तो फिर ये लोग क्या है संस्कृत में लिखने लगे। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म। एक नया फॉर्म फिर जो है बुद्धिज्म का निकल के आया, जैसे कि बोलते हैं महायाना बुद्धिज्म, ठीक है, एक नया फॉर्म डेवलप हुआ बुद्धिज्म का। तो देखिए जो ये महायाना बुद्धिज्म था ना, जो पहले बुद्धिज्म था उससे दो अलग फीचर्स इस बुद्धिज्म थे। जैसे पहले क्या होता था, बुद्धा प्रेजेंस वॉज सोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। जो बुद्धा थे उनकी जो प्रेजेंस अगर किसी मूर्ति में शो भी कर रहे तो कुछ सर्टेन साइंस बना दे, साइंस कुछ चिन्ह की हेल्प से जो है शो करते थे। लाइक उनकी ही गौतम बुद्ध की अलग से कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, ठीक है। और फॉर इंस्टेंट हिज अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट वॉज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ पीपल ट्री। तो जब गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जो है उन्होंने शक्ति प्रदान पाई थी, तो ये भी चीज़ें जो है एक स्कल्पचर है उसमें पीपल ट्री में ऐसे करके दिखा दी। तो पहले मोस्टली यही हुआ करता था कि बुद्धा के स्टैचू नहीं बनाए जाते थे, साइन की हेल्प से जो है उनकी चीज़ें दिखाई जाती थी। लेकिन फिर जो ये नया महायाना बुद्धिज्म आया ना, इसमें क्या था कि जो बुद्धा है उनके स्टैचू बनाए जाने लगे। बहुत सारे स्टैचू हैं जो मथुरा में बने और कुछ स्टैचू हैं जो तक्षशिला में बने। और जो सेकंड चेंज हुआ था वो था बोधिसत्वास। अब बोधिसत्वास जो सेकंड चेंज था ये आया था महायाना बुद्धिज्म में। इसमें क्या था ना, दीज वर सपोज टू बी अ पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट। बोधिसत्वा उन लोगों को बोलते थे जिन्हें क्या है शक्ति प्रदान हो जाती थी। और एक बार जब उन्हें शक्ति प्रदान हो जाती थी ना, तो ये अकेले रहने के और मेडिटेशन करने के काबिल बन जाते थे। लेकिन क्या है वो ऐसा नहीं करते थे, वो क्या करते थे उसी दुनिया में रहते थे और अलग लोगों को क्या है इसके बारे में चीज़ें सिखाते थे। तो जो इनकी पूजा थी, जो बोधिसत्वास थे, ठीक है, जिनको एनलाइटमेंट पावर मिल जाती थी, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। और ये लाइक सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ पे इनकी पूजा की जाती थी, लोग इनकी पूजा करते थे, ठीक है। तो दो चेंजेस आए थे महायाना बुद्धिज्म में। पहला ये था कि बुद्धा के अब स्टैचू बनने लग गए थे, पहले नहीं बनते थे उनके स्टैचू, अब बनने लगे इसमें। और इसमें जो बोधिसत्वास थे इनको भी लोग पूजने लगे। और जो बुद्धिज्म था ना वो वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड हुआ था, जहाँ पे क्या है बहुत सारे जो मॉन्क लोग थे ना, वो बड़े बड़े पहाड़ होते थे उसमें छेद करके नीचे एक गुफा बना के वहाँ पे रहा करते थे। और जो कुछ केव्स थी वो उनके लिए किंग क्वींस बनाते थे, कुछ मर्चेंट लोग बनाते थे और कुछ क्या है फार्मर उनके लिए बनाते थे। और ये कुछ जो केव्स होती थी ना ये ज़्यादातर वेस्टर्न घाट के पास ही लोकेटेड थी। So roads connecting prosperous ports on the coast with cities in these Deccan ranges through passes, ठीक है। Traders probably halted in these cave monasteries during their travels। अब तो देखिए इसमें बोला है बुद्धिज्म में जो है वो साउथ ईस्ट वर्ड टू श्रीलंका, यहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा फैला, म्यांमार, थाईलैंड और भी साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, बहुत सारे पार्ट में जो है वहाँ फैला। तो जो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धा थी उसे बोलते थे त्रिवेदा बुद्धिज्म, और जो नई फॉर्म बनी थी उसे बोलते थे महायाना बुद्धिज्म। तो ये बहुत ज़्यादा फैली थी। अब पिलग्रिम्स के बारे में बताया गया है कि पिलग्रिम्स जो होते हैं ना, जो मैन या वुमेन जो होली प्लेसेस में जो बहुत ही शुद्ध जगह होती है, धार्मिक जगह होती है, वहाँ पे पूजा करने आते थे, वर्शिप करने आते थे, उनके बारे में बताया है कि जो कैसे वो झुंड में आते थे या फिर समुद्र में शिप्स के हेल्प से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने आते थे। तो जो बेस्ट नोन ऑफ पिलग्रिम्स जो इस सब में से थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो थे वो थे फाजियान थे, जो कि सब कॉन्टिनेंट आज से 1600 साल पहले आए थे। जुआनजेंग थे, ठीक है, जो आज से 1400 साल पहले आए थे। और आई क्विंग थे, ठीक है, लाइक जो 50 साल बाद आए जुआनजेंग के, ठीक है। तो उन्होंने क्या है वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है प्लेसेस उन्होंने विज़िट की थी।
ईच ऑफ दिस पिलग्रिम लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। तो जो भी ये पिलग्रिम्स आते थे ना, ये लिखते थे, जहाँ जिस जगह पे भी वो जाते थे वो लिखते थे कि कितना डेंजर उन्हें मतलब अपने ट्रेवल, जब वो आते थे ना एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या क्या मुसीबतों का सामना करके वो आते थे, और अपने साथ वो चीज़ें भी लेके जाते थे। लाइक वहाँ से कुछ बुक्स जो है अपने साथ लेके जाते थे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में ये लोग लिखते थे कि कौन कौन सी बुक्स हम लेके गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखते थे पिलग्रिम्स। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है फाजियान जब चाइना गए थे ना, जब वो इंडिया में बंगाल में आए थे, तो जब वहाँ से चाइना वापस गए थे तो उसकी स्टोरी है कि फाजियान बिगिन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट, कुछ मर्चेंट मतलब शिप में बैठे थे, तो उसी शिप में ये भी बैठ गए। और उन्होंने क्या है 2 ही दिन के लिए ट्रैवल किया था। उसके बाद क्या है, एक बहुत ही भयंकर जो आंधी तूफ़ान आ गया। अब तूफ़ान बहुत ज़्यादा आने लगा तो समुद्र में पानी बहुत तेज़ बहने लगा। तो जो व्यापारी लोग थे उन्होंने क्या है, समुद्र से वो लोग अपना सामान जो है नीचे फेंकने लगे ताकि उनकी नाव हल्की रहे और डूबे ना। अपनी नाव को बचाने के लिए उन्होंने फेंका। तो जो बुद्धास थे, उन्होंने जो मतलब फाजियांग थे, पिलग्रिम्स थे, इन्होंने भी अपनी बहुत सारी चीज़ें नीचे फेंकी। लेकिन इन्होंने अपनी एक बुक और जो स्टैचू जो ये बुद्धा की लेके आए थे, बुक और स्टैचू इन्होंने नहीं फेंकी। लाइक 13 दिन तक ये तूफ़ान चला था। वो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे सी में तो हमने जो है ट्रैवल किया, कैसे सफ़र किया, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो सी है वो बाउंडलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इट इज़ समुद्र में हम जा रहे हैं तो हमें डायरेक्शन पता करना भी जो है मुश्किल होता था कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। लाइक सन को ही हम, मून को या फिर स्टार्स को देख के ही हमें डायरेक्शन का पता चलता था कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। लेकिन अगर सन मून प्रेजेंट ना हो, अगर डार्क हो या फिर बारिश वाला मौसम हो, तो उस टाइम पे तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइक वो बोलते हैं कि 90 दिन हमें जावा पहुंचने में लगे, जहां वो 5 महीने तक रुके, और इसके बाद इतने टाइम बाद वो है चाइना वापस पहुंचे थे। तो जुआनज़ेंग थे, जिन्होंने क्या है, जो दूसरे पिलग्रिम्स थे उन्होंने क्या है, लैंड जो है ज़मीन वाला रास्ता चुना, वो वहाँ से वापस गए, ठीक है, चाइना। और वो अपने साथ बुद्धा के स्टैचूज़ लेके गए थे जो कि सिल्वर, गोल्ड, सैंडलवुड के बने हुए थे। और वो 600 मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई किताबें भी अपने साथ लेके गए थे, 600, जो कि 20 घोड़ों के ऊपर उन्होंने रखी हुई थी। जिसमें से जो 50 मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, जब उन्हें इंडस नदी जो है क्रॉस करनी थी ना, तो वो बोर्ड में बैठे, तो 50 मैन्यूस्क्रिप्ट वहीं पे डूब गई। और जो बाकी की जो बची मैन्यूस्क्रिप्ट थे, उन्होंने अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी उन मैन्यूस्क्रिप्ट को संस्कृत से चाइनीज़ लिखने में ही उनकी ज़िंदगी निकल गई। अब देखिए द बिगनिंग ऑफ भक्ति की भी बिगनिंग हुई थी इसी पीरियड में। जो है भक्ति भी बहुत ही ज़्यादा एमर्ज हुई थी, भगवान को लोग बहुत ज़्यादा इसी पीरियड में मानना उन्होंने शुरू किया था। This was also the time when the worship of certain deities, which become a central feature of later Hinduism, gained an importance. तो इसी टाइम में क्या था कि कुछ ऐसे देवी देवताएं थी जिनकी वर्शिप क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई थी। जैसे कि इस टाइम शिवा, विष्णु और दुर्गा, इन सारे भगवान देवी देवताओं को क्या है लोग बहुत ज़्यादा मानने लग गए थे। These deities were worshipped through भक्ति। तो इन डाइटीज़, इन भगवानों की पूजा किसके थ्रू की जाती थी? भक्ति। इनके जो भक्त लोग थे ना, वो लोग इनकी पूजा करते थे। An idea that became very popular at this time। तो इस टाइम भक्ति का आइडिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो भक्ति इज़ जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी। तो भक्ति बेसिकली ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो भक्त है, वो अपने जो भी भगवान की वो भक्ति करता है, उसके प्रति उसकी कितनी श्रद्धा है, ठीक है, कितने अच्छे भाव से, कितने अच्छे शांत मन से वो भगवान की भक्ति कर रहा है, ठीक है। और कोई भी हो, एनीबडी, लाइक वो रिच हो, पुअर हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, लो हो, हाई कास्ट हो, मैन हो, वुमेन हो, वो इस भक्ति का पाथ को फॉलो कर सकता है। The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, a sacred book of the Hindu। तो जो भक्ति का आइडिया है ना, ये भगवद गीता में भी लिखा है, जो एक बहुत ही होली बुक मानी जाती है, पवित्र बुक हिंदू की, जो महाभारत में है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो कृष्णा गॉड थे ना, उन्होंने जो अर्जुन क्या थे, कृष्ण भगवान के मित्र भी थे और उनके भक्त भी थे। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला, अर्जुन से बोला कि तुम अपने सारे धर्म, सारी दुनिया को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, ठीक है।
मैं तुम्हें सारी जो है बुरी शक्तियों से, बुरी चीज़ों से जो है आज़ाद कर दूंगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, जो कि अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त और दोस्त थे। तो दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड इन डिफरेंट, तो यही वर्शिप की फॉर्म जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में हुई थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की शरण में चले जाओ, अपना सब कुछ भगवान को जो है प्रदान कर दो, तो भगवान तुम्हें सारी बुरी शक्तियों से बचाएंगे। तो those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or a goddess rather than the performance of elaborate sacrifice। तो जो ये भक्ति का पाथ फॉलो करते थे ना, वो यही करते थे कि जिस भगवान को मानते हैं वो उसकी पूजा करते थे, कोई ऐसे सेक्रीफाइस नहीं करते थे किसी की बलि देना, क्योंकि पहले लोग बलि दे के भी भक्ति दिखाते थे अपनी, तो ऐसा नहीं करते थे, बस वो पूरी तरह से भगवान में ही जो है खो जाते थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम में ये माना जाता है ना कि इफ़ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डाइटी विद अ प्योर हार्ट, द डाइटी विल अपीयर इन द फॉर्म विच ही और शी में डिज़ायर। इस बिलीफ में ये, इस मतलब भक्ति के मेथड में ये माना जाता है कि अगर कोई भक्त जिस भी भगवान को भक्ति करने के लिए उसने चुना है, अगर वो भक्त उस भगवान की सच्चे दिल से साफ मन से पूजा करता है, तो भगवान क्या है ना, उसके भक्त के सामने ज़रूर प्रकट होंगे, और जिस फॉर्म में भक्त भगवान को देखना चाहता है उसी फॉर्म में जो है भगवान उसके सामने प्रकट होंगे, अगर वो भक्त सच्चे मन से उस भगवान की पूजा करता है तो। सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ एज ह्यूमन बींग, डाइटी ह्यूमन बींग जो थॉट करते हैं कैसा भी हो सकता है, लॉयन ट्री किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, जब ये आइडिया लोगों ने माना तो ठीक है, तो आर्टिस्ट जो थे उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस जो है भगवान की बनाई थी। यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान की यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाई है, और यहाँ पे है बिकॉज द डाइटीज़ वर स्पेशल, जो भगवान थे वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थे। दीज इमेजेस ऑफ डाइटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम, तो इनकी जो इमेजेस थी, जो इनके स्कल्पचर बनाए थे, ये बहुत ही स्पेशल घरों में रखे जाते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पल्स बोलते हैं। टेम्पल्स में जो इनके रखे जाते थे। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन इट, ठीक है, अपनी भक्ति क्या है, भगवान की मूर्तियाँ बना के दिखाते थे, पोइट्री लिख के दिखाते थे, आर्किटेक्चर से जो है दिखाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। सो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।